हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर एसएससी जेई क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर। देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जैसा कि नाम बता रहा है, लैटरल मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, अर्थ मतलब सॉइल कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है हॉरिजॉन्टली ऑन एनी पर्टिकुलर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि सर सॉइल किस डायरेक्शन में रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर लगाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मटेरियल है वो खुद एक्सपैंड करना चाहता है अपने स्टैक की हाइट कम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, अगर हाइट कम करना है और वॉल्यूम सेम रहना है तो हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सॉइल हमेशा ही एक्सपैंड करना चाहती है। सिर्फ एक रेयर केस है जब वो एक्सपेंशन न करना चाहे, वो होगा अगर सॉइल के अंदर खुद में ही कोहेजन काफी अच्छा खासा भरा हुआ है। तो अगर मैं कोहेसिव सॉइल की बात ना कर रहा हूं, वो भी कोहेसिव सॉइल में भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक की बातें ना कर रहा हूं, तो हमेशा ही जो सॉइल है वो क्या करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है और अपने रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे प्रेशर एक्सर्ट करना चाहती है ताकि रिटेनिंग स्ट्रक्चर दूर हो जाए और सॉइल एक्सपैंड कर जाए। इसी पर्टिकुलर प्रेशर को बोल दिया जाता है एज द लेटरल अर्थ प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय द सॉइल ऑन द सराउंडिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए, अभी फिलहाल यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन काफी था, लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर देखते हैं और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस है उनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स का। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात जो लिखी हुई है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट मेरा अभी यहाँ पर मेन मोटिव सिर्फ आपको आंसर दे देना नहीं है, बल्कि उनका एक्सप्लेनेशन भी दे देना, ताकि जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो थोड़े से रिवाइज भी हो जाए, रिवाइज हो जाए थोड़े से, है ना। यहाँ पर मैं ऑब्वियसली बात है फुल डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगा जो कि मेन लेक्चर्स में होता है, बट अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एट रेस्ट की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, जो भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उस पर जो नेट फोर्स है वो किस तरफ है? वो नेट फोर्स जीरो है। सर डायरेक्शन क्या बताओगे? वैल्यू उसकी जीरो है मैग्नीट्यूड की। मतलब कि लेट अस सपोज कि अगर एक ही रिटेनिंग वॉल है और इस तरफ प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉइल जो कि एग्जर्ट तो कर रही है इस डायरेक्शन में फोर्स। देखो, उसकी टेंडेंसी तो ऑब्वियस सी बात है, टेंडेंसी इज टू एक्सपैंड। लेकिन हो सकता है इस तरफ पानी प्रेजेंट है ना, कुछ ज्यादा हाइट तक प्रेजेंट है वाटर, है ना। तो हो सकता है ये वाटर भी तो एक्सपैंड करना चाहता है, वाटर भी क्या लगाएगा यहाँ पर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा। दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, अगर मान लीजिए दोनों ही तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल इक्वल हो जाए और जो ये वॉल है इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो मैं ये वाली जो सॉइल है इस सॉइल को क्या बोल दूंगा? दैट दिस सॉइल इज एट रेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप दो स्टेट और डिफाइन करते हो कि अगर मान लीजिए नेट फोर्स कैसा है इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में सॉइल फोर्स लगाना चाह रही थी, नेट फोर्स ऑन द वॉल भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब जो काम सॉइल कर रही थी, रिजल्ट भी ओवरऑल वैसा ही आया है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन के लिए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, तो आपको बोल दिया जाएगा एज एक्टिव स्टूडेंट, या फिर बहुत एकदम डायरेक्टली बोल दिया जाए तो आपको बोल दिया जाएगा भाई सक्सेसफुल कैंडिडेट। यस और नो, है ना। तो अगर इसी सेम डायरेक्शन में रिजल्ट भी आ गया, मतलब नेट फोर्स भी अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो ऐसी पर्टिकुलर सॉइल को बोल दिया जाता है एज द सॉइल इन द एक्टिव स्टेट। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर जिस स्टूडेंट का रिजल्ट उसकी चाह के अपोजिट आया है, उसने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ फोर्स में कमी रही हो सकता है आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रही हो, जिसके कारण ये सॉइल जरूर इधर फोर्स लगा रही थी इस डायरेक्शन में। देखो, सॉइल की हमेशा टेंडेंसी क्या है? टू एक्सपैंड, है ना। लेकिन हो सकता है क्या कि भाई यहां से जो लगने वाला फोर्स है
वो अब इस केस में बराबर ना होते हुए क्या हो गया, ये वाला फोर्स जो है हमारा ये ज्यादा हो गया। तो अगर मान लीजिए दूसरी तरफ से आने वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया तो सॉइल की टेंडेंसी के अपोजिट वॉल पर नेट फोर्स है, और ऐसे में हम ये बोल देते हैं दैट सॉइल इज इन द पैसिव स्टेट। ठीक है, बट ये ध्यान दीजिएगा, सक्सेसफुल होना या फिर अनसक्सेसफुल होना दैट इज ओनली द स्टेट। ठीक है, एक एग्जाम में फेल हो गए हो, वो एक स्टेट है। हो सकता है वो स्टेट को आप अपना चेंज कर लो, अगली बार एग्जाम देंगे हो सकता है जो आज अनसक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल बन जाए। हो सकता है कोई एसएससी जेई में सक्सेसफुल ना हो और इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो सिलेक्ट हो जाए और हमेशा ही एसएससी जेई में अनसक्सेसफुल ही रह जाए, है ना। बोलेगा क्या करूंगा मैं एग्जाम देकर, मैं ऑलरेडी तो उससे अच्छी लेवल के एग्जाम में क्लियर हो गया हूँ। तो एक्चुअली दैट इज ओनली अ स्टेट, दैट इज ओनली द स्टेट, है ना। सो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना दैट दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सॉइल बट दिस इज द स्टेट ऑफ सॉइल। अच्छा, अभी फिलहाल अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमें क्या पूछा गया था, एट रेस्ट वाली कंडीशन, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो सॉइल में कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज जो हमारी वॉल है वो खुद ही मूव नहीं करना चाह रही, उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अगर रेस्ट पे बोला जा रहा है दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज जीरो, और अगर नेट फोर्स ऑन द रिटेनिंग स्ट्रक्चर जीरो है दैट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वॉल, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वॉल। अच्छा, अगर मैं एक वॉल का यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, वॉल का सॉरी वॉल का नहीं सॉइल का ले रहा हूँ एलिमेंट, है ना। वॉल का एलिमेंट क्या करेंगे, स्टडी तो हमें सॉइल को करना है। तो देखो सॉइल पे लग रहा है कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, जिसको हमने बोला अर्थ प्रेशर, और ऊपर से लग रहा होगा कुछ वर्टिकल स्ट्रेस, है या ना। मैंने अभी क्या बोला कि भैया वॉल मूव नहीं करेगी, मतलब सॉइल का वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वॉल मूव करती तो शायद मेरी जो सॉइल है वो या तो कंप्रेस होती या फिर एक्सपैंड करती। अभी क्योंकि वॉल मूव करेगी ही नहीं, कोई टेंडेंसी ही नहीं है, तो नेट चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू बी जीरो, यस और नो, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं दैट इज सिग्मा एच डैश अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एच डैश अपॉन मी ई इंटू म्यू इंटू सिग्मा बी डैश अपॉन ई शुड बी इक्वल टू बी जीरो। ये अगर अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा बिटवीन किसमें, सिग्मा एच डैश अपॉन सिग्मा बी डैश, दैट इज इक्वल टू बी क्या बच जाएगा, म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। और यही जो रेशियो होता है ना, इसी रेशियो को बुलाया जाता है एज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। अब क्योंकि अभी फिलहाल मैंने बोला कि ये सॉइल इज एट रेस्ट है, इसीलिए इसको बोल दिया जाएगा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो इसको यहाँ पर हमने डेराइव करके भी बता दिया दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ के नॉट, जो कि आपके एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो बड़ा आसान था इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना। कौन सा ऑप्शन है, म्यू अपॉन वन माइनस म्यू कैसे आता है मैंने आपको वो भी बता दिया है। बाकी आंसर रट के चले जाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन देखो अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आपको रिवाइज हो जाए तो बेहतर रूप से वो याद रह पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलता है 2017 का that the Rankine's theory for active earth pressure is based on the assumption that, भैया Rankine's theory बिल्कुल सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है जो कि आप अपने इस चैप्टर में पढ़ते हो। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो सबसे पहली बात ये बोलता है दैट सॉइल इज कोहेजनलेस, सॉइल इज कोहेजनलेस, सॉइल इज होमोजीनियस, ये बोलता है। फिर इसके आगे बोलता है जो बैकफिल है वो बैकफिल कैसी है, बैकफिल इज प्लेन, है ना। स्प्लीन वो चाहे हो सकती है हॉरिजॉन्टल हो जाए या फिर हो सकता है इंक्लाइन भी हो सकती है, चलेगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोलता है दैट द फेलियर इज एलिमेंटल फेलियर, मतलब जो स्टडी किया जाता है तो कैसे स्टडी करा जाता है, एक एलिमेंट ऑफ सॉइल के फेलियर को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा कूलम्स थ्योरी आती है जो कि बोलती है कि भाई वेज फेलियर होगा, मतलब एक पूरा का पूरा ट्रायंगल बनेगा, एक पूरा पूरा पोर्शन हो जाएगा सॉइल का जो कि टूटकर अलग हो जाएगा बाकी की सॉइल में से, बट दैट इज द वेज फेलियर, है ना। चौथा है यहाँ पर क्या बोलता है कि भैया जो हमारी वॉल है, वॉल कैसी है, वॉल इज वर्टिकल, वो वाला फेज जो कि कांटेक्ट में है विद द बैकफिल,
एंड द वॉल सरफेस इज स्मूथ। भैया ध्यान रखना, फ्रिक्शन नहीं लिया जाता है। कूलम्स की थ्योरी में जो हमारी वॉल है उसका भी फ्रिक्शन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है इसके अलावा कि भाई हम ये बोलते हैं दैट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सी एंड फाई यहाँ पर एक्शन में आ गई होगी जब भी वॉल मूव करेगी। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सी एंड फाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो कोहेजन एंड फ्रिक्शन ही यहाँ पर एक्चुअली वो पैरामीटर्स है जो कि सॉइल को स्ट्रेंथ देते हैं। और अगर क्रैक डेवलप हुआ तो क्रैक तभी डेवलप होगा जब सी और फाई की मैक्सिमम वैल्यूज एक्शन में आ गई हो, मतलब शियर स्ट्रेंथ के बराबर स्ट्रेस डेवलप हो गया हो किसी पर्टिकुलर प्लेन में। तो मैक्सिमम सी एंड फाई are mobilized are mobilized upon yielding कि ये कुछ assumptions है। अब देखिए जरा फर्स्ट यहाँ पर assumption क्या बोलता है। बिल्कुल सर, ये तो एकदम सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन्ड मटेरियल मतलब सॉइल है यहाँ पर, इज नेग्लेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। देखो ये लिखा है स्मूथ। स्मूथ लिखने का मतलब क्या? फ्रिक्शन इज जीरो। तो बी भी सही दिख रहा है। थर्ड जरा पढ़ लो अब यहाँ से, that the failure of the retained material take place along a plane called the rupture plane। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए ये है आपकी वॉल और यहाँ प्रेजेंट है सॉइल, और अगर मान लीजिए वॉल इस तरफ मूव कर गई तो क्या होगा कि हमारी जो ये सॉइल है इसमें कुछ इस तरह का रप्चर सरफेस बनेगा। ये वाली सॉइल नीचे की तरफ चली जाएगी और रेजिस्टेंस मिल रहा होगा यहाँ से। दूसरी वाली जो नीचे वाला पोर्शन सॉइल का है वो ऊपर वाले वेज ऑफ सॉइल को रेजिस्ट कर रहा होगा कि भैया आप नीचे ना जाइए, लेकिन उसी रेजिस्टेंस को अब ओवरकम कर लिया है ना। तो लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्लेन बनेगा जिसमें फेलियर होगा और इस प्लेन को बोला जाता है एज द रप्चर प्लेन। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। अब ये एक एलिमेंट के लिए स्टडी कर लो या ओवरऑल सॉइल के लिए स्टडी कर लो, उसमें डिफरेंस होता है। हमारा जो रैंकाइन थ्योरी वो एक एलिमेंट के लिए बात करती है, और इसीलिए जब एलिमेंट की बातें होती है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ फेलियर प्लेन आता है। ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ फेलियर प्लेन यहाँ नहीं आता, बिल्कुल आता है। सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये एंगल हम लोग बोलते थे एज थीटा। याद है, ये शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। थीटा इज इक्वल टू बी पाई/4 प्लस पाई/2। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला पढ़ा था शियर स्ट्रेंथ के चैप्टर में? दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू बी सिग्मा 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2c टेन थीटा। ये फॉर्मूला भी इस चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर बातें आई होप शायद समझ में आई चुकी है। क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट क्लियर है ही, तो फटाफट टिक कर लो। और मिलते हैं अभी आगे, क्वेश्चन है बाकी यहाँ पर, उनमें भी कुछ डिस्कस करने के लिए बचा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि BSR सारी चीज आप एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दो फिर आगे वाले में क्या करेंगे। क्वेश्चन देखो टिक कर लो, है ना। तो आप बोलोगे सर इस वाले में तो एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। अरे भाई सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम ज्यादा ना लगे, इसीलिए बिना ज्यादा रुके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द assumption made about the back of the wall in the Rankine theory of earth pressure? देखो मैंने अभी ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि वर्टिकल बोली जाती है और स्मूथ बोली जाती है। ठीक है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन को जीरो लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि भैया ये हमारी जो वॉल है ना, जो फेस इसके कांटेक्ट में है, इन द कांटेक्ट विद द सॉइल। ठीक है, तो उस वाले फेस की बात हो रही है, ये वाले फेस की बात हो रही है भैया, ये वाले फेस की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब दूसरा वाला फेस हो सकता है आप बोल दो कि नहीं ठीक है सर ये वाला फेस आप इंक्लाइन दे दो वॉल का, चलेगा। हाँ ये चलेगा, हो सकता है भैया। लेटर चलो अब आपकी वॉल को थोड़ा अलग कलर से कर दे। कैसे कलर की वॉल है आपकी? मान लेता हूँ येलो कलर की वॉल है ना। तो वॉल इंक्लाइंड भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन दूसरी साइड से हम अगर वो वाले फेस की बात कर ले जो फेस सॉइल के कांटेक्ट में है, तो ये वाला फेस हमेशा कैसा रहेगा? वर्टिकल होगा और कैसा रहेगा? स्मूथ माना जाता है, माना जाता है, होता नहीं है स्मूथ कभी भी। ठीक है, तो आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है, बट फिर भी चलिए पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूला कैसे आता है
बता देता हूं आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, और हमारे पास अभी फिलहाल जो केस है वो है एक्टिव सॉइल का केस। ठीक। एक्टिव सॉइल में भी अगेन यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और इधर से एक्ट कर रहा होगा वर्टिकल स्ट्रेस। एक्टिव सॉइल के केस में क्योंकि सॉइल के हिसाब से ही वॉल मूव कर जाती है, कांटेक्ट प्रेशर ध्यान से देखिएगा, सॉइल इस डायरेक्शन मूव करना चाहती थी एंड दिस इज माय वॉल। ठीक है, सॉइल इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती थी और वॉल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। हाथ आपके पास भी है टेबल पर, आप लोग भी बैठे होंगे, खुद ही करके देख लीजिएगा। सेम डायरेक्शन में अगर दोनों हाथ मूव कर रहे हैं तो यहाँ जो कांटेक्ट एरिया मिल रहा है, कांटेक्ट प्रेशर बन रहा है, वो काफी कम बनता है। मतलब एक्टिव प्रेशर इन दिस केस, हॉरिजॉन्टल प्रेशर इन दिस केस विल बी लेस। ठीक है, विल बी लेस। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, दैट सिग्मा एच की वैल्यू हो जाएगी लेसर देन सिग्मा वी डैश। यस और नो? अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कम है, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है उसको बोला जाता है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू बी सिग्मा 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2c टेन थीटा। अच्छा, मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर। तो ये बात पता होनी चाहिए दैट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज गिवन एज के इनटू सिग्मा वी डैश। सिग्मा वी डैश इफेक्टिव स्ट्रेस आप लोग पहले से जानते हो। तो ये जो है के की वैल्यू निकालनी है, और के होता क्या है, दैट इज सिग्मा एच डैश अपॉन सिग्मा वी डैश, जो हमने एट रेस्ट वाले में तो डेरिवेशन करके भी देख लिया है। तो अभी देखो जरा यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, सिग्मा 1 की जगह लिख देता हूँ सिग्मा वी डैश सिग्मा एच डैश टेन स्क्वायर थीटा प्लस जीरो। क्यों सर जीरो लिख दिया, कोहेजन लेस सॉइल है। ठीक है, सॉइल इज कोहेजन लेस। ओके, तो यहां से अगर देखो सिग्मा एच डैश अपॉन सिग्मा वी डैश का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/10 स्क्वायर थीटा। 1/10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस साइन 5/2 साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। अच्छा, इसी को उल्टा लिख करके लिखना चाहो और भी फॉर्म है एक्चुअली, है ना। तो और दूसरा फॉर्म क्या है, दैट इज इक्वल टू बी 1/10 स्क्वायर। थीटा क्या होता है, थीटा होता है सर पाई/4 प्लस 5/2। ओके, अच्छा सर। अच्छा, इसी को भी यहाँ पर लिख सकते हो एज अ टेन स्क्वायर पाई/4 माइनस 5/2, ये भी लिखा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, अभी आइडेंटिटीज याद नहीं करनी है। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एसएससी जेई में, खास करके जो कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको शायद ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इतनी समझ ना आए, समझने की जरूरत भी नहीं है ना। बट हाँ, समझ में तो आ गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव आपने किया शीयर स्ट्रेंथ चैप्टर में। ठीक है, यहां से यहां कैसे आए वो भी आई होप शायद समझ में आ गई है बात। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था के ए की वैल्यू, इसलिए ये फॉर्मूला आया। इसी तरह से अगर मैं पैसिव केस बोल देता ना, तो पैसिव केस में क्या आ जाता, सिग्मा एच डैश की वैल्यू ज्यादा आ जाती देन सिग्मा वी डैश। सिग्मा एच डैश हो जाता मेरे पास सिग्मा 1, और सिग्मा वी डैश हो जाता मेरे पास सिग्मा 3। और उस केस में यहाँ पर जो के पी आएगा, के पी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5। दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 1/ke। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दैट दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल बैकफिल। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको परेशान कर देगी और एग्जाम में आपका आंसर गलत हो जाएगा। के इंटू के पी का प्रोडक्ट होता है 1, दिख रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 आ जाएगा प्रोडक्ट। के ए इंटू के पी का प्रोडक्ट होता है 1, लेकिन ये होता है सही ओनली फॉर द हॉरिजॉन्टल बैकफिल। अगर मान लीजिए आपकी बैकफिल कुछ इस तरह की इंक्लाइंड है, मतलब ये है आपकी वॉल, और बैकफिल है कुछ इस तरह से इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ बीटा, मतलब समझ में आ रही है। ये है आपकी वॉल, वॉल थोड़ी सी मैंने पोलियो हो गया बेचारी वॉल को, बट आई होप शायद बात समझ में आ गई होगी। ये वॉल है अपनी, और वर्टिकल होनी चाहिए थी वॉल, है ना। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा के ए इंटू के पी का जो प्रोडक्ट है ना, हमेशा 1 नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर। ठीक है,
अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल हुआ तो बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 0 क्या होता है 1 होता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल के लिए ये प्रोडक्ट 1 होता है। रट मत लेना आंख बंद करके, नाक बंद करके, दिमाग बंद करके, है ना। रटो मत, समझ लो कि भैया ये किसके लिए एप्लीकेबल था, प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, अभी फिलहाल खैर फॉर्मूला पूछा था वो तो सर बहुत पहले से आता था, जब से हम आपको सुन रहे थे हमें लगा कुछ आप नया बताओगे। आई होप शायद कुछ नया जानने को मिला तो होगा। नहीं माना, कुछ नया नहीं बताया है मैंने, रिवाइज करवाया है सिर्फ आपको, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2012 का ही सेम क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की ए का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी। 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक और बार क्वेश्चन देखो, मैंने एक जैसे क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं ताकि आपको भी ये रियलाइज हो जाए कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर एसएससी जेई के क्वेश्चंस को अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर रहे हो तो आपका नुकसान है। नहीं भाई, नुकसान नहीं है, काफी ज्यादा चांसेस है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं अभी यहाँ पर तो, लेकिन चलो अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज करने की बात करूं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके, कई बार सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। खैर फिलहाल इस वाले का भी आंसर मिल चुका है, दैट इज अगेन, सर नहीं नहीं गलत हो रहा है आपका आंसर। क्यों, देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ठीक है, फंसा रहा है, आप ये सोचेंगे कि सर सेम सेम क्वेश्चन बार बार, ना ना, देखो क्या पूछा है, पैसिव अर्थ प्रेशर और के पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। तो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी बताओ भैया, किसके लिए पूछ रहा है, पैसिव के लिए पूछ रहा है। पैसिव के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, सिग्मा 1 इज इक्वल टू बी सिग्मा 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2c टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। पैसिव की बात हो रही है तो पैसिव में मेजर कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, माइनर कौन सा होता है, वर्टिकल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी वर्टिकल इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये वैल्यू क्या है, केपी, मतलब केपी की वैल्यू क्या है, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। सर टेन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। खत्म कहानी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, लेकिन ये देख लो एक्टिव पूछा कि पैसिव पूछा है, ध्यान से देख लेना। बता देता हूं, एक्टिव पूछा गया था, तो एक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या था, कि ए का सर 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव लिखा था, या फिर इसको लिखा था 1/10 स्क्वायर थीटा, या फिर लिखा था सर टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2। याद है मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ लिखकर दे दिए थे अभी अभी आपको, याद तो रखो, अभी तो बताया, भूले तो नहीं। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। पता है मुझे, कुछ लोगों को मुझे पता है आप लोगों की हरकतें पता है, कुछ ऐसे यहाँ पर नमूने होंगे वीडियो देख रहे हैं, आंसर सही कौन सा है ये ढूंढने की जगह वो ये देख रहे हो, अरे सर ये वाला पोर्शन तो कट गया। कितने लोगों ने नोट करा, यही एटीट्यूड चेंज कर लेना। आप अभी फिलहाल वीडियो देख रहे हो किस लिए, क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ये टिक करने के लिए, और आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, समझ में आ रही बात। ये अगर एटीट्यूड रहा तो एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, हो सकता है आपके पड़ोस में ये कितनी बढ़िया सुंदर कन्या बैठी होगी, हो सकता है आपके क्लास में जो इन्विजिलेटर है वो कुछ ज्यादा ही खड़ूस होगा, हो सकता है गर्मी बहुत ज्यादा होगी, पसीना आ रहा होगा, हो सकता है बाहर बारिश हो रही होगी, कितने डिस्ट्रैक्शंस होंगे उस टाइम पर। इतने से डिस्ट्रैक्शन से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो मतलब वहां पर, तो भाई समझ में आ रही है बातें, स्थिति गंभीर हो जाएगी, इसलिए थोड़े से डिस्ट्रैक्शन से भी आप दूर रहे। अगर अगर हो सके तो कम से कम से उठकर आधा घंटा 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन कर ले। देखो हर स्टेज पर तो मैं नहीं बोलूंगा, रोज करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एग्जाम टाइम तक के लिए तो कर लो। एक बार एग्जाम निकल जाए फिर चाहे आप करो ना करो वो चल जाएगा,
है ना। मैं इसलिए भी नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि शायद मैंने बंद कर दिया है, तो मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि यार आप लोग हमेशा पूरी जिंदगी कर लो यार जो काम मैं खुद ही नहीं कर पाया। मैं आप लोगों को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम यार जब तक एग्जाम दे रहे हो अपना कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर टीचर के रूप में भी तो आपका होना चाहिए हाई कंसंट्रेशन, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं। रीजन इज दैट अब हम आपको वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो हमने पिछले साल भी पढ़ाया था। बात समझ में आ रही है। और हमें तो यार इसको मुझे तो खैर अब यहाँ पर शायद वीडियो में दिख भी रहा होगा आप लोगों को, पता नहीं ये शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा वाइट है पूरा बाल। मतलब क्या है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते अब काफी उम्र हो गई भाई, है ना। अगर मैं गेट की फील्ड में बात कर लूं, गेट ईएससी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लूं, तो उसमें 11 साल हो गए। अब 11 साल से सेम सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या लग रहा है अब मेरे को कंसंट्रेशन की उतनी आवश्यकता होगी क्या जितनी अभी आपको होगी? नहीं होगी ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको अभी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बच जाना। एग्जाम में अगर ऐसा डिस्ट्रैक्शन हुआ कहीं 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 पे भी, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, आई होप शायद समझ चुके होंगे आप लोग। आगे बढ़ता हूं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे सर द इंटरनल एंगल की वैल्यू दे दी गई है। इंटरनल एंगल का मतलब क्या है? यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री। इंटरनल एंगल मतलब फाइव। ठीक है, फिर पूछ रहा है एक्टिव एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट की वैल्यू। फॉर्मूला मुझे पता है 1 - sin φ/1 + sin φ। एकदम बच्चों लेवल के क्वेश्चन है। क्यों बोल रहे हो सर ऐसे? आपने अगर एसएससी जेई के मेंस के क्वेश्चंस करे हैं, गेट के क्वेश्चंस करे, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी, पता है उसमें भी फाई की वैल्यू 30 डिग्री अब नहीं देता। ठीक है, कम से कम कुछ तो 30 डिग्री के अलावा देता ताकि वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत हो। खैर ये तो वैल्यू याद हो जाती है गेट वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहले से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 30 डिग्री वैल्यू दी जाती थी। रीजन इज दैट इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। देखो 1 - sin 30/1 + sin 30। ठीक है, अच्छा sin 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। दोनों जगह लिख देता हूं, तो ये हो गई हाफ डिवाइडेड बाय 3/2। अच्छा आप लोग ये बोलोगे कि सर आपको तो आता है हमें नहीं आता। भाई आप अभी कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब आपने ऑलरेडी कभी ना कभी पूरा कोर्स पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, किसी से भी पढ़ा होगा। अगर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है तो वहां पर तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी ना। होना चाहिए यहाँ पर आराम से आंसर याद याद होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बिकॉज 1/3 आ जाएगी यहाँ की ए की वैल्यू, और इन द सेम वे के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 1/ke, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। के ए की वैल्यू 1/3 होती है, केपी की वैल्यू 3 होती है। फॉर द वैल्यू ऑफ फाइव इक्वल्स टू बी पॉइंट, सॉरी फॉर द वैल्यू ऑफ फाइव इक्वल्स टू बी 30 डिग्री। आंसर क्या आ गया? 0.3333, दैट इज 1/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। इस क्वेश्चन का आंसर भी देख कर ही टिक कर सकते हो क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं एक जैसे ही क्वेश्चन को एक साथ लेकर रखा हूँ। ठीक है 2018 का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है। 30 डिग्री के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर? सेम वैल्यू 1/3.33। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू बी और 30 डिग्री। अगेन यहाँ पर पूछ रहा है एक्टिव और पैसिव दोनों की वैल्यूज। एक्टिव के लिए वैल्यू क्या आएगी? 0.33। पैसिव के लिए वैल्यू क्या आएगी? 3। एक की 1/3 और दूसरे की 3 आएगी। तो भैया कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वापस से कैलकुलेट करके बताऊं क्या? सेम वैल्यू यार, कितनी बार कैलकुलेट करे? कम से एंगल चेंज कर देते तो शायद कैलकुलेट करते अपन, है ना। अगला देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं बल्कि सॉम में करना चाहिए था। कौन सा चैप्टर? या तो आप कॉलम्स वाले चैप्टर में कर लो, या फिर आप जो बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला चैप्टर पढ़ते हो ना उसमें कर लो। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस कंबाइंड जब आते हैं ना उसमें कर लो, ये वाले क्वेश्चन को बेहतर रहेगा आपके लिए। बट चलो, एग्जाम तो सर साथ में ही देनी है हमें, सारे सब्जेक्ट्स की कंबाइंड। तो चलो सुनो अभी क्या बोल रहा है। एक रिटेनिंग वॉल है ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हैविंग अ बेस विड्थ बी retains earth at its back. For no tension to be developed at the base, the resultant force will
intersect the base from the center line of the base within. let us suppose कि ये है हमारा रिटेनिंग वॉल का बेस। ठीक, अब ये बेस की सेंटर लाइन होगी, यहाँ कहीं होगी कहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज यहां से पास कर रहा है आपका रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जहां से भी पास कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये कुछ एंगल ई है, एंगल ई है, एंगल नहीं सॉरी, कुछ डिस्टेंस ई है फ्रॉम द सेंटर लाइन, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। अब अगर कुछ इसेंट्रिसिटी पे कुछ फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स के भी अगेन दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल वाला और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो ऑब्वियस सी बात है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, है ना। बात भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में किसकी करी है, रिजल्टेंट फोर्स विल इंटरसेक्ट द बेस फ्रॉम द सेंटर लाइन विद इन फॉर नो टेंशन। तो भैया हॉरिजॉन्टल वाला जो भी फोर्स होगा वो टेंशन नहीं देगा, वो क्या देगा, शीयर स्ट्रेस, है ना। तो अभी वर्टिकल स्ट्रेस की बात करें, वही कंप्रेशन टेंशन देना है। तो अभी जरा सुनो, लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर पूछता हूं आपको कि भैया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, सेंटर लाइन पर ना बल्कि एक इसेंट्रिसिटी पर अगर फोर्स लगता है तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होता है, और उस केस में आपको जो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डायरेक्ट स्ट्रेसेस के अलावा बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण भी। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होंगे वो इस वाले फर्स्ट हाफ में क्या देखने को मिलेंगे, कंप्रेसिव, और इस वाले हाफ में क्या देखने को मिलेंगे, टेंसाइल। ये बातें फॉर्म में पढ़ी हुई है आप लोगों ने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूं कि भैया जो मिनिमम भी स्ट्रेस है वो जीरो से ज्यादा हो, जीरो से ज्यादा मतलब नेगेटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, टेंसाइल, है ना। तो मैं मिनिमम वैल्यू लिख देता हूं अभी फिलहाल 0 टू अवॉइड टेंशन। ठीक है, सो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया एफ बाय ए लिख देता हूं। और अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर ले तो बेंडिंग स्ट्रेस होता है हमारा मोमेंट अपॉन जेड, है ना। तो मोमेंट अपॉन जेड लिख देता हूं। चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जीरो तो तभी हो सकता है जब ये वैल्यू बीच में क्या नेगेटिव हो। तो आगे चल के माइनस साइन लिख देता हूं यहाँ पर। मोमेंट कितना डेवलप होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी अपॉन जेड। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, इक्वल टू बी जेड बाई ए। ये हो जाएगा क्रिटिकल कंडीशन। और अगर सेफ कंडीशन में चाहता हूं तो ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी जेड बाई ए होना चाहिए। और ये कंडीशन आपको हमेशा याद रख लेनी है, चाहे कैसा भी शेप हो जाए कॉलम का। इधर रिटेनिंग वॉल दी गई है, तो आई होप शायद ये वाला फॉर्मूला सबने याद रखा है। कहाँ पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं, है ना। चलो अभी इसमें देखो, बताओ फटाफट मेरे को क्या है यहाँ पर सर, जेड की वैल्यू फॉर द रेक्टेंगल दैट इज बी डी स्क्वायर बाय 6, और एरिया की वैल्यू बी डी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक्सिस चेंज कर ली, लेट अस सपोज ये ई एक्स की है तो ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बी स्क्वायर बाय 6 अपॉन बी डी। तो इसकी वैल्यू होगी डी बाय 6 और इसकी वैल्यू होगी बी बाय 6। दोनों तरफ मैंने ले लिया आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज, है ना। यहाँ से बनता है कर्नल। अब लेकिन कर्नल ऑब्वियसली बात है आप सॉइल में नहीं पढ़ते हो, बी बाय 6 से कम होना चाहिए आपका इसेंट्रिसिटी। ओके, तो बी बाय 6 इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आसान था अगर आपने इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ किया होता। बट देखो 2013 का एक सवाल ये है, इन द सेम वे 2018 का अगला सवाल भी यही है, सेम है। क्या बोल रहा है, दैट देखो जरा क्वेश्चन में, टू हैव प्रेशर होली कंप्रेसिव, मतलब टेंसाइल ना हो। होली कंप्रेसिव का मतलब क्या, पूरे के पूरे में ही कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल कहीं पे भी ना हो। क्या होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी कभी भी बी बाय 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पता है सर। अगला क्वेश्चन देखो चलो, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ अ सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल विच द आउटर सरफेस ऑफ सॉइल मास मेक्स। देखो जरा एक बात समझो जरा, यहाँ से अगर मान लीजिए ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये अगर आपने एक स्लोप बनाया है, जितना आप स्लोप का एंगल बढ़ाते हो ना उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्लोप पर ये जो स्लोप है ये फेल हो जाता है, कि ये स्लोप क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर मैं ये बात कर रहा हूं फॉर अ सैंड, मतलब जिसमें कोहेजन ना हो,
तो ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, इसकी वैल्यू आ जाती है इक्वल टू बी 5। ठीक है। बट हाँ सर, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं फॉर अ सिल्ट, तो ये जो क्रिटिकल एंगल है स्लोप का, इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, क्योंकि सिल्ट के अंदर क्या है, फेलियर को रोकने के लिए फ्रिक्शन के अलावा कोहेजन भी है। ठीक है। बट अभी फिलहाल यहाँ पर तो पूछा क्या गया, देखो ये स्लोप में पढ़ा हुआ पार्ट है आपका, बट अगर स्लोप में ऐसे डायग्राम भी देखे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये एंगल किससे लिया जाता है। हमेशा ही एंगल लिया जाता है विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको बस ये एंगल ही पूछ रहा था कि ये फेलियर प्लेन जो होता है या फिर जो स्लोप का एंगल है, उससे हम लोग स्लोप के फेस से हम लोग एंगल किसका लेते हैं, हॉरिजॉन्टल का एंगल लिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट द टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ अ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h, let us suppose that this is your retaining wall of height h, acts parallel to free surface from the base at a distance of, ऑब्वियसली बात है सर, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रेशर डायग्राम बनाकर बताऊं, अर्थ प्रेशर का डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल जो कि यहीं से शुरू हो रही है, तो इसके लिए जो हमारा, देखो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज इक्वल टू भी क्या होता है, के इनटू वर्टिकल स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम अगर हम सभी जानते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बनता है, टॉप पे 0 और नीचे जाते जाते गामा ऑफ सॉइल इनटू जेड हो जाता है। ठीक है। अभी फिलहाल जेड की जगह एच दिया है, बट ये तो सर वर्टिकल वाला डायग्राम हो गया। हॉरिजॉन्टल वाला डायग्राम कैसा बनेगा सर, तो हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको बस के मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, उसके हिसाब से के या फिर के पी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ वैल्यू हो जाएगी के ए इंटू गामा इंटू एच, अगर वैल्यू आपकी एक्टिव सॉइल की है तो। ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा है तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करता है एट सीजी ऑफ अर्थ प्रेशर डायग्राम। ठीक है। तो अभी जरा बताओ डायग्राम कैसा है, डायग्राम इज ट्रायंगुलर। ठीक है। डायग्राम कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो इसका सीजी कहाँ होगा, एट h/3 फ्रॉम बेस। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको यहाँ पर मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, h/3 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद करने के लिए आपको दे रहा हूं, बोनस पॉइंट याद कर लो, दैट अर्थ प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ अर्थ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ अर्थ प्रेशर डायग्राम। मतलब समझ लो, चलो अब फटाफट देखो, अभी फिलहाल अर्थ प्रेशर डायग्राम दिख रहा है क्या आपको कहीं, हाँ सर दिख रहा है, आपने बनाया तो सही, ये डायग्राम बनाया था मैंने अर्थ प्रेशर का। तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करो सर, इसकी हाइट पता है h, इसका बेस पता है ये, एरिया निकालना है ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट कर लो सर, तो दैट इज हाफ के ए गामा एच इंटू एच। तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, के ए गामा एच स्क्वायर, खत्म कहानी। तो दिस इज योर एक्टिव फोर्स, दैट इज हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर फोर्स नहीं पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया था कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन कितने डिस्टेंस पर होगी फ्रॉम द बेस, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। h/3 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ध्यान रख लेना, ये बेस से पूछा गया था, टॉप से नहीं पूछा गया था। टॉप से पूछता तो डिस्टेंस क्या हो जाता, दैट इज 2h/3। अगला क्वेश्चन देखो जरा, फॉर बल्क हेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज डायरेक्टली अप्लाइड। सुनो जरा, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ बल्क हेड्स, तो बल्क हेड्स एक्चुअली एंकर्स के तौर पे दिए जाते हैं, इसमें दिए जाते हैं शीट पाइल्स में। ठीक है। एंकर्स की तरह क्यों दिए जाते हैं कि भैया हो सकता है यार जो हमारा आपने शीट पाइल दिया है वो दूसरी तरफ खिसकी जाए, बेंड हो जाए। अगर बेंड होने की संभावना हो आपकी शीट पाइल की, तो आपको उसमें एंकरिंग देनी पड़ती है।
नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर शीट पाइल की बात करता हूं तो आपने शीट पाइल का ये वाला ऐसा डायग्राम जरूर देखा होगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है क्या देखने को मिल रहा है, दैट देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रोटेशन। रिफ्लेक्टेड शेप इसका वर्टिकल ही दिख रहा है ना, सॉरी वर्टिकल नहीं बल्कि प्लेन ही दिख रहा है। ये है एक रिजिड शीट पाइल। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी फ्लेक्सिबल शीट पाइल की और वो बेंड हो सकता है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, वहां पर एक एंकर रॉड लगाकर उसकी एंकरिंग कर दूंगा सॉइल के अंदर ही। और ऐसी पर्टिकुलर शीट पाइल को क्या बोल दिया जाता है, एज द बल्क हेड शीट पाइल। क्योंकि भैया ये बेंड हो जाएगी, इसीलिए इसकी बेंडिंग को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें एंकरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बेंड हो जाती दैट मीन्स क्या है, ये होता है एक फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये, एक फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यस और नो। और सर अगर फ्लेक्सिबल है ये, एक छोटी सी गड़बड़ है, पता है क्या छोटी सी गड़बड़ है, कि हमारा चाहे कूलम्स की थ्योरी हो जाए चाहे हमारी रैंकाइंस की थ्योरी हो जाए, दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, दैट द रिटेनिंग वॉल इज रिजिड। ठीक है, तो रैंकाइन हो या फिर कूलम्ब हो, दोनों के दोनों ही क्या बोलते हैं, दैट रिटेनिंग वॉल इज रिजिड। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली थ्योरीज इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। जहां तक हो सके हम लोग बी लेवल पर भी इनको नहीं स्टडी करते। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन तो क्लियर हो ही चुका है कि आंसर क्या होना चाहिए, कि भी इनमें से कोई भी थ्योरी का यूज नहीं किया जाता है। रीजन इज दैट दीज आर द फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए इसी के अलावा आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसकी थ्योरी समझाना काफी मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को ही समझाने में कम से कम आधा घंटा लगता है। कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन ऑब्वियसली बात है आधा घंटा नहीं लूंगा, इसलिए इसको लास्ट में रखा है इस क्वेश्चन को। एन एक्सकेवेशन टू इज टू बी मेड in a saturated soft clay with the vertical sides, what will be the maximum unsupported depth of the vertical cut? देखो जरा, हमने पढ़ा था अभी तक कोहेजन लेस सॉइल के लिए फॉर्मूला। अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर कोहेजन भी है, इक्वेशन क्या बनी थी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू बी सिग्मा 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2c टेन थीटा। याद है, सिग्मा 1 अगर मैं एक्टिव केस की बात कर रहा हूं तो एक्टिव सॉइल में क्या देखा था, सिग्मा 3 इज योर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एंड सिग्मा 1 इज योर वर्टिकल स्ट्रेस। तो इधर क्या लिख देता हूं, वर्टिकल इज इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2c टेन थीटा। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला लिखना है तो हॉरिजॉन्टल को मैं क्या लिख सकता हूं, एज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2c अपॉन टेन थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, 2c। हाँ, हाँ ठीक है, सही है, चलेगा। तो अभी एक बात बताओ यार, 1/10 स्क्वायर थीटा क्या होता था, दैट वाज के। तो इसको लिख सकते हैं एज इक्वल टू बी के ए इंटू सिग्मा वी डैश माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के। ये इक्वेशन बन जाती है फॉर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इन द एक्टिव केस फॉर द कोहेसिव सॉइल। अब अगर इसकी बात करें तो देखो एक नेगेटिव साइन वाली टर्म दिख रही है, और वर्टिकल स्ट्रेस की बात करें तो वर्टिकल स्ट्रेस जनरली क्या होता है, जीरो होता है एट ग्राउंड लेवल इफ देयर इज नो सरचार्ज। अगर कोई सरचार्ज ना हो तो उस केस में क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस जीरो होता है एट द ग्राउंड लेवल। जिस कारण से अगर आपने कभी इस पर्टिकुलर केस के लिए डायग्राम बनाया हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का, तो ग्राउंड सरफेस पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। कितनी आ जाएगी, अगर वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एट ग्राउंड लेवल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एट ग्राउंड लेवल माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के। यस और नो, शायद बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, इसको बड़ा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। -2c अंडर रूट की ये वैल्यू आएगी यहाँ,
लेट अस सपोज यहाँ तक की वैल्यू है वो, तो ये वैल्यू कितनी है -2c अंडर रूट k। अब उसके बाद वैल्यू क्या है, यहाँ से ऑब्वियस सी बात है सिग्मा वी डैश के कारण बढ़ेगी, पर जैसे सिग्मा वी डैश लीनियरली इंक्रीज करता है, ये ओवरऑल वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज करेगी। लीनियरली इंक्रीज करती है वैल्यू धीरे 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 धीरे, लेट अस सपोज ये वैल्यू यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए यहाँ तक गई, और नीचे जाएगी तो और भी बढ़ेगी, है ना। बट मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ इस वाले लेवल की। इस लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है कि सर इसके ऊपर ऊपर अर्थ प्रेशर इज नेगेटिव और इसके नीचे नीचे अर्थ प्रेशर इज पॉजिटिव। जहां पर भी प्रेशर की डायरेक्शन चेंज होती हो, प्रेशर की डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए मेरे पास खैर पेज नहीं है अभी, है ना, कोई पेज वगैरह मेरे आमने सामने अभी दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट पेज तो है, बट ये लिफाफा है एक्चुअली में। चलो मेरे पास अभी आ गए कार्ड, है ना। अब आपको मैं प्रेशर चेंज का डिफरेंस समझा देता हूँ। क्या बोल रहा हूं मैं अभी यहाँ पर फिलहाल, कि ऊपर प्रेशर नेगेटिव था, नीचे प्रेशर पॉजिटिव था इस लाइन के ऊपर। अब अगर मान लीजिए प्रेशर का नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये एक दिख रहा है बहुत अच्छे से। अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर की डायरेक्शन चेंज कर दी, इस हाथ से पकड़कर आगे की तरफ खींचता हूं और इस हाथ से इस उंगली से पकड़ के पीछे की तरफ खींचता हूं, क्या होगा, पड़ जाएगा सर। थोड़ा ऐसा करके दिखा देता हूँ, पड़ा ना, क्या हुआ था, क्या किया था, एक्शन देखी आपने, एक्शन देखी ना आपने, पर काम का नहीं था। बट आई होप शायद बात समझ में आ गई है, क्या आई समझ में। जहां पर भी प्रेशर की डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर क्रैक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर यहाँ पर क्रैक डेवलप होने के चांसेस होंगे तो इस डेप्थ को क्या बोल दिया जाता है, एज द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल टेंशन क्रैक्स। डेप्थ ऑफ पोटेंशियल टेंशन क्रैक्स, ठीक है। तो क्रैक जो बनती है ना उसको क्या बोलते हैं, टेंशन क्रैक। समझ में आ गई बात। लेकिन सर ये तो प्रेशर की बातें होगी, अगर पूरी की पूरी सॉइल एक ही है तो जो फोर्स इधर लग रहा था इस डायरेक्शन में, चलो फोर्स के लिए अलग कलर ले लेता हूं, जो फोर्स इधर लग रहा था इस डायरेक्शन में और नीचे लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये पूरी की पूरी सॉइल एक ही है तो दोनों ही तरफ लगने वाले जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके बैलेंस कर देंगे, है ना। और जहां बैलेंस करेंगे मतलब वहां तक तो जो नेट फोर्स है ऑन द वॉल इज जीरो, ठीक है। अच्छा नेगेटिव का मतलब ये होता है, ये जो नेगेटिव लिखा था ना मैंने यहाँ पर, नेगेटिव का मतलब होता है दैट द प्रेशर इज एक्टिंग इनवर्ड, इज एक्टिंग इनवर्ड, ठीक है। और अगर इनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि वहां पर तो मेरे को स्ट्रक्चर को कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं थी। जैसे हमारी बॉडी है, भाई ऐसा थोड़ी ना कि मेरा गाल नीचे उतर गया एकदम, है ना। सपोर्ट देने की जरूरत पड़ रही है क्या मुझे, आपको देने की जरूरत पड़ती है अपने गाल को सपोर्ट, कि भैया मेरे गाल ऐसे बाहर मत निकल जाना, ऐसे ही अंदर रहना, सपोर्ट देने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, क्यों। रीजन इज दैट देयर इज सम इंटरनल बॉन्डिंग। कट जाएगा तो एक सपोर्ट देना पड़ेगा, बैंडेड लगाना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन अभी फिलहाल कट नहीं लगा है आपकी बॉडी पर, तो बैंडेड या कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। तीन, सॉइल में अगर इंटरनल प्रेशर अंदर की तरफ ही है तो कोई वहां पर सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई रिटेनिंग वॉल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर नेट सपोर्ट नेगेटिव, सॉरी नेट फोर्स नेगेटिव कब तक रहेगा, जब तक नेगेटिव को पॉजिटिव बैलेंस ना कर ले। बैलेंसिंग कहाँ होगी, अगर सर ये डेप्थ है आपकी एच सी जहां पर अर्थ प्रेशर जीरो हुआ था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी बराबर बराबर कहाँ होंगे, थोड़ा और सेम इक्वल डिस्टेंस एच सी डिस्टेंस और नीचे चले जाऊंगा तो वहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज स्लोप जो है ना वो इक्वल है। मैं अभी पूरी कैलकुलेशंस करके नहीं बता रहा हूँ ये कैसे दोनों बराबर बराबर आते हैं, बट ये जब दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे मतलब इस लेवल पर क्या देखने को मिलता है, दैट नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। और इसके ऊपर ऊपर में क्या देखने को मिलता है, इसके ऊपर ऊपर में नेट फोर्स इज इनवर्ड, ठीक है। और अगर इनवर्ड फोर्स है तो इसका मतलब क्या है कि कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, नो सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। हाँ इसके नीचे की अगर मैं बात करूं, इसके नीचे बिल्कुल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर अभी फिलहाल क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, है ना, यही पूछा है, यही पूछा है ना, अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट क्या हो जाएगी, दैट इज 2hc, ठीक है।
अब 2HC की डेप्थ कैसे निकालोगे सर? सर पहले HC की डेप्थ निकाल लो। व्हाट इज HC? जहां पर हमारा क्या था, इफ अर्थ प्रेशर इज जीरो, तो HC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, फॉर HC, फॉर HC अर्थ प्रेशर इज जीरो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अर्थ प्रेशर इज जीरो इज इक्वल्स टू बी के ए इंटू सिग्मा वी डैश। सिग्मा वी डैश किसी भी डेप्थ पे क्या होता है सर? अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं, गामा इंटू एच होता है, -2c अंडर रूट ऑफ के। तो ये डेप्थ को मैंने लिखा है HC, तो यहाँ से HC की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी और 2c अपॉन गामा अंडर रूट के। ठीक है, लेकिन ये तो HC की वैल्यू है। मैक्सिमम डेप्थ क्या होती है? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, दिस इज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। ठीक है, अब जो पूछा था मैंने आपको उसका मतलब भी पूरा बता दिया और पूरा डेरिवेशन भी करके दे दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी 2HC, और 2HC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4c अपॉन गामा अंडर रूट के। अच्छा देखो के की वैल्यू क्या आएगी ये भी बता दो, के इज इक्वल टू बी होता है 1 माइनस साइन 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0। क्यों बोल दिया सर? दिया है ना, 5 0 है, कितना आ जाएगा 1, तो के की वैल्यू होगी 1। पुट करो इधर वैल्यूज 4। अच्छा सर आप हो सामने तो दिख नहीं रहा है, खुद को हटा दूं क्या? चलो खुद को थोड़ी देर के लिए मैं गायब कर देता हूँ, जरूरत नहीं है मेरी, क्या करोगे यार, इक्वेशन सॉल्व कर लो। 4c, सी की वैल्यू बताओ जल्दी, सी की वैल्यू दिख रही है ये 30, गामा की वैल्यू बताओ जरा क्या है यहाँ पर 15, के की वैल्यू क्या है 1, तो अगेन ये क्या आ गया 120 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू बी 8 मीटर। बड़ा आसान था क्वेश्चन, यस और नो। 8 मीटर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। बोलो यस और नो, समझ में आई क्या? हाँ या ना? 8 मीटर आंसर आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। इजीली टिक करोगे, लेकिन हाँ भैया ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट और डेप्थ ऑफ पोटेंशियल टेंशन क्रैक में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आई होप शायद अब वो वाला कंफ्यूजन अगर था भी आपका तो वो दूर करने की कोशिश करी है मैंने। बाकी ऑब्वियस सी बात है यार, ये फुल कोर्स नहीं था तो बहुत डेप्थ में जाकर नहीं समझाया है, शॉर्ट में समझाना था मुझे। तो आई होप शायद मैं अपनी कोशिश में सफल रहा हूँ। सेशन कैसा लगा था आपको ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो यार अगर इतनी बातें मैं बोल बोल कर आपको समझा रहा हूँ तो आप लोग एटलीस्ट एक कमेंट तो जरूर कर सकते हो, है ना, ये बताने के लिए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।